हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें हम चंद्रयान 2 पढ़ रहे थे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चंद्रयान 1 का क्या था, ये अक्टूबर 2009 में लॉन्च किया गया था यूजिंग द PSLV-C11। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हम मून पे क्या कर सकें, उसकी जियोलॉजिकल मैपिंग कर सकते हैं, केमिकल, मिनरोलॉजिकल और फोटोटाइप उसकी मैपिंग कर सकें। फिर हमने फाइंडिंग क्या की थी, हमने देखा था कि वहाँ पे वाटर हमने डिटेक्ट किया था। मेजर फाइंडिंग यही थी कि हमने वाटर को डिटेक्ट किया था, हाइड्रोक्सिल को डिटेक्ट किया था सरफेस के, मून के सरफेस पे। ठीक है, मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि इसने कंफर्म किया था कि कभी ना कभी एक टाइम पे क्या था, मून वाज वंस कम्प्लीटली इन मोल्टन। मून कभी ना कभी एक मोल्टन स्टेट में रहता था। न्यू स्पिनल रिक रॉक है, देखो स्पाइनल रिच रॉक क्या है, एक्चुअली में एक मेटामॉर्फिक रॉक है। हमने ये डिटेक्ट किया था, चंद्रयान 1 ने डिटेक्ट किया था कि लूनर पे कहीं ना कहीं एक स्पाइनल रिच रॉक टाइप क्या है, प्रेजेंट है। एक्सरे सिग्नल डिटेक्टेड क्या मतलब है, इसने एक्सरे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था ड्यूरिंग द वीक सोलर फ्लेयर्स। इस वजह से ये प्रेजेंस इंडिकेट हुआ था कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की लूनर सरफेस पे क्या प्रेजेंस है। ठीक है, चंद्रयान 3 जो कि हम सोच रहे हैं कि कुछ सालों में भेजेंगे, तो चंद्रयान 3 को भी कंट्री का जो थर्ड लूनर मिशन है उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। इसमें भी लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। ठीक है, और इसका भी काम यही है कि वो लूनर सरफेस पे क्या सॉफ्ट लैंडिंग को अटेम्प्ट करेगा। इस मिशन की भी जो कॉस्ट होगी 600 करोड़ रुपए की होगी, और इस पर भी ट्राई करेगा कि लूनर के साउथ पोल पे क्या करेगा, लैंड करेगा, जैसे चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव था। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसरो ने अभी एक इमेज रिलीज करी है। देखो कहाँ से इमेज रिलीज करी है, चंद्रयान 2 में एक इंस्ट्रूमेंट है, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी हेल्प से क्या करिए एक इमेज रिलीज करी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मेनली क्या होता है, जैसे प्रिज्म होता है, आप एक लाइट डालते हो तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेज में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो यही होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू द मोर प्रोसेस इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में क्या होता है, वो लाइट्स को क्या करते थे, स्प्लिट कर देता है। स्पेक्ट्रोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू सेपरेट एंड मेजर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिनोमिना। रिफ्लेक्टेड सोलर स्पेक्ट्रम से क्या होता है, साइंटिस्ट जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उन्हें पता लगा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगी जो चांद के सरफेस की क्या कंपोजिशन है, जिससे हमें ये पता चलेगी मून का किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस तरह से ओरिजिन हुआ, तो इस हिसाब से हम ये सब समझ सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जैसे ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और पेलोड था ड्रैगन, उसके अंदर क्या क्या मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो आप देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या था, टेरेन मैपिंग कैमरा, तो ऑर्बिटर में क्लास था, सोलर एक्सरे मॉनिटर था, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा था, ड्यूल फ्रीक्वेंसी LNS बैंड सिंथेटिक अपर्चर था, इमेजिंग आई स्पेक्ट्रोमीटर था, चंद्रयान 2 एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर था, ड्यूल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट था, ये था ऑर्बिटर में। विक्रम पेलोड में क्या कहता है, रेडियो एनाटॉमी फॉर मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर था, और चेस्ट था, दैट इज द चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट था। उसी तरह प्रज्ञान के पेरोड में क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जिसके अन इंड्यूस्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, पैसिव एक्सपेरिमेंट, लेजर रिफ्लेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अगले न्यूज़ पे पढ़ते हैं जियोटेल। अभी रिसेंटली क्या है, चंद्रयान 2 ने डिटेक्ट किया है कि मून की सोil में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ड्यूरिंग द ऑर्बिटर पैसेज थ्रू द जियोटेल। अब जरा हम पढ़ते हैं क्या है, देखो इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्बिटर में क्लास इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज द चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो इसकी फुल फॉर्म है। ये इंस्ट्रूमेंट है चंद्रयान 2 में, इसको काम इसलिए किया था, डिज़ाइन इसलिए किया था कि जो मून की सोइल में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें डिटेक्ट कर सके। मून की सोइल को हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब जो मतलब कि सूरज की किरणें अगर वो एक्सरे के सोर्सेज में रिच हैं, अगर वो हमारे उसको इल्यूमिनेट करती हैं, लाइट अप करती हैं, तो हम मून की सोल को बेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये कब होता है, व्हेन मून ट्रांसवर्सेस थ्रू जियोटेल। और ये मून कब ट्रावर्स करता है जियोटेल के थ्रू, हर 29 डेज में मून जियोटेल को ट्रावर्स करता है फॉर अबाउट सिक्स डेज के लिए। ठीक है, अब जियोटेल क्या होता है और कैसे बनती है, देखो सन क्या करता है, कुछ सोलर विंड को क्या करता है, एमिट करता है, जो कि एक तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स कहाँ पे होता है, कोरोना के अपर एटमॉस्फेयर में होता है। अब क्या है, कुछ अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो इन सोलर विंड के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो एक तरह से ना मैग्नेटिक एनवलप बन जाता है अराउंड द अर्थ, जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ जिस तरफ, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे अगर सन है, यहाँ पे अगर मून है, तो इस तरफ जहाँ पे सन और अर्थ का जो मतलब कि फेस हो रखा है, तो वहाँ पे क्या करता है, जो मैग्नेटोस्फीयर होता है वो कंप्रेस हो जाता है, और जो इसका रीज़न होता है वो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स देन द अर्थ रेडियस। और जबकि अपोजिट साइड, मतलब कि जहाँ पे मून और अर्थ का जो फेस है वहाँ पे क्या है, एक तरह से स्ट्रेच हो जाता है, जो ये मैग्नेटोस्फीयर होता है या मैग्नेटिक एनवल्प है, वो स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है, जो कि एक लॉन्ग टेल की शेप में होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इसको जियोटेल बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं नाविक। देखो नाविक है जैसे आपका
जीपीएस सिस्टम है यूएसए का, तो उसी तरह अब इंडिया ने अपना नेविगेशनल सिस्टम ढूंढा है जिसे नाविक बोल रहा है। अभी क्या है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी है दैट इज़ द 3GP, उसने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है मोबाइल टेलीफोनी के लिए, इसको अप्रूव कर दिया, जो कि इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है दैट इज नाविक। जो स्पेसिफिकेशन अप्रूवल है, अगर इसको जैसे अब इसने अप्रूव कर दिया 3GP कंपनी ने, इससे क्या आएगा, जो नाविक का जो कमर्शियल यूज़ है इंटरनेशनल डोमेस्टिक मोबाइल डिवाइस मार्केट्स में वो बूस्ट होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स क्या कर सकते हैं, जो नाविक डिवाइस के साथ जो ओल्ड डिवाइसेस जो कंपैटिबल होंगी उनको मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ताकि क्या है, यूज़र्स क्या है इन डिवाइसेस को इजीली असेस कर सकते हैं नाविक सिग्नल्स को। एक्सेप्टेंस ऑफ नाविक बाय द 3GBB, इस वजह से क्या, जो नाविक टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कमर्शियल मार्केट में एक जगह मिलेगी, ताकि हम उसका जो नाविक टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर सकें 4G 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इंडिया की जो कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं वो भी क्या, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स या प्रोडक्ट्स को डेवलप करें जो कि नाविक पे बेस्ड हो। अब जरा चलना चाहिए, तो नाविक को हम क्या बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी बोलते हैं। इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हमें एक्यूरेट या रियल टाइम मैनर में एक्यूरेट पोजिशनिंग और लिमिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, एज वेल एज रीजन एक्सटेंडेड अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। देखो, नेविगेशन कॉन्स्टलेशन में 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें जो 3 सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। देखो गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के पोलर मतलब कि परपेंडिकुलर रीजन में वो ऑर्बिट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस। ठीक है, और अगर वो इंक्लाइंड ऑर्बिट में ऑर्बिट करती है तो हम उसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, और अगर इक्वेटोरियल में करते हैं तो उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो 7 सैटेलाइट्स हैं, जो 3 सैटेलाइट्स हैं वो मतलब जियो स्टेशनरी मतलब कि इक्वेटोरियली ऑर्बिट कर रही है, और 4 क्या कर रही है, जियो सिंक्रोनस मतलब कि इंक्लाइंड वे में क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेगा, 2 टाइप ऑफ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज और एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। अब इसका एप्लीकेशन क्या, देखो ऑफकोर्स हम टेरेस्ट्रियल एरिया या फिर एरिया या मेराइन जो भी नेविगेशन है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल ट्रैकिंग में, फ्लीट मैनेजमेंट में, प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग में, जियोलॉजिक डाटा कैप्चर, तो इसका बतेरे यूज़ है, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, जबकि जो अमेरिकन जीपीएस है उसके बाद 24 सैटेलाइट्स हैं उसके ऑर्बिट में, और जबकि जो हमारा जो नेविक है इसमें 7 सैटेलाइट्स है, लेकिन हमारे में अच्छाई ये है कि जो इसमें जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा किस में रहेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेंगे, जिस वजह से क्या है, हमेशा जो है इसके सिग्नल आते रहेंगे 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। ठीक है, अब जरा ये 3GBB जो इसकी कंपनी है इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। जो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है इसने अभी 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट किया। अब उनके नाम देख सकते हो, ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC। ये प्रोजेक्ट कवर करते हैं सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, इंक्लूडिंग रेडियो सेस, कोर नेटवर्क और सर्विस कैपेबिलिटीज़ को, जो प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन फॉर द मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। अभी क्या कर रहा है 3GBB, क्या कर रहा है अभी करंटली ग्लोबली जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उन्हें किन किन को सपोर्ट कर रहा है। देखो, चाइना का BDS है, यूरोपियन का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास है, USA का GPS है, और अभी हमारे इंडिया के नेविक को भी सपोर्ट करेगा। अब रिलेटेड एक और न्यूज़ है, नेविक एज एलाइड सिस्टम ऑफ US ने कांग्रेस ने एग्री किया कि वो इंडिया के जो नेविक सिस्टम है उसे एलाई सिस्टम का दर्जा देगी। अभी तक जो USA किस किस को एलाई का दर्जा देती है, यूरोपिया के गैलीलियो को और जापान के QSJSS को। ठीक है, लेकिन USA क्या करती है, नॉन एलाइड सिस्टम में रशिया के ग्लोनास और चाइना के BDU को भी डेजिग्नेट करती है। इसका मतलब ये है कि जिसको अगर उसने नॉन एलाइड का सिस्टम का डेजिग्नेशन दिया हुआ है वो क्या करता है, US उनके साथ क्या करता है, अपना डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकता, ना उनके साथ कोऑपरेट करता। ठीक है, इट मीन्स दैट US सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विल नॉट कोऑपरेट और एक्सचेंज डाटा विद द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब क्या है, अब इंडिया के नेविक को क्योंकि उसने एलाइड सिस्टम का डेजिग्नेशन दिया, इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन का एफर्ट है कि वो कहीं ना कहीं जो नेविक को है एक तरह से डेवलप करे फॉर मल्टी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर डेवलपमेंट। देखो, अगर किसी सिस्टम को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का दर्जा मिल जाए तो इससे क्या होता है, वो सिस्टम वो होता है, इट इज़ एबल टू कैलकुलेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम बाय रिसीविंग द सैटेलाइट सिग्नल्स ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम मल्टीपल नेविगेशन सैटेलाइट। मतलब कि मल्टीपल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करके अपनी पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या करता है, इसकी जो हाई पोजीशन या एक्यूरेसी अचीव करता है विद इंक्रीज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कंपेयर टू GPS ओनली पोजीशनिंग। ठीक है, तो ये आपको कुछ फ़ायदे बताए हैं।
आगे बढ़ते हैं GSAT-30। देखो आपको पता ही होगा, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा। रिसेंटली ये GSAT-30 को लॉन्च किया गया सक्सेसफुली। ये इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-30। इसका जो वजन है वो 3357 kg है और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब कि ये अर्थ के परपेंडिकुलरली क्या करेगी, ऑर्बिट करेगी। कहाँ से किया गया है, देखो इसमें फ्रेंच गुआना से किया है और फ्रेंच का ही जो लॉन्च व्हीकल है उसे यूज़ किया गया, दैट इज़ द अरियाना 5VA251। इसरो ने सोचा कि चलो किसी फॉरेनर कंपनी को हम हायर करते हैं और उन्हीं के लॉन्च व्हीकल से हम क्या करेंगे, इसे लॉन्च करेंगे, क्योंकि इसरो ने सोचा कि जो अपना GSLV MK30 है उसे सेव करते हैं और हम, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 4000 kg है और वो सोच रही है कि जो गगनयान प्रोजेक्ट को जब लॉन्च करेगा तो उसके लिए GSLV MK30 को यूज़ करेगा। ठीक है, GSAT-30 क्या करे, कहीं ना कहीं जो INSAT-4A है जो हमने कभी पहले भेजा था उसको रिप्लेस करेगा। INSAT-4A को हमने 2005 में लॉन्च किया था, तो ये उसका रिप्लेसमेंट है और इसकी कवरेज भी है, अच्छी है। देखो INSAT-4A मेनली केबल ऑपरेटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं एब्रॉड में ब्रॉडकास्ट कर सके, मतलब कि किसी और कंट्री में ब्रॉडकास्ट कर सके। ये सैटेलाइट क्या करती है, इंडिया के जो मेनलैंड है और साथ में जो आइलैंड्स हैं उन्हें कवर करती है KU बैंड के साथ, और साथ में क्या करती है C बैंड के थ्रू क्या करती है, गल्फ कंट्रीज और एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे हमारे जो प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी में वो कहीं और कंट्रीज में भी चल रहे हैं, तो किस तरह से चल रहे हैं, वो इसी सैटेलाइट की वजह से चलते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है DTH टेलीविजन सर्विसेज, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन, ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस सैटेलाइट की वजह से क्या होएगा, ये बल्क डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि जो डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट का है उसे क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है फॉर अ टेली कम्युनिकेशन एमर्जेंस। ठीक है, इंडिया के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसके अंदर जैसे INSAT है, इसके अंदर INSAT-4B, INSAT-4C कुछ नंबर ऑफ सीरीज़ है, उसी तरह GSAT में भी सीरीज़ है, जैसे GSAT-6, 7 और 8। आगे बढ़ते हैं जेमिनी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अपना जेमिनी डिवाइस। देखो इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, गगन इनेबल मैराइनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन। इससे क्या कर देगी, ये सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस है डीप सी फिशरमैन। देखो क्या है मेनली, अब जैसे जो फिशरमैन होते हैं डीप सी फिशिंग करते हैं तो उन लोगों को ये बता सकती है कि फिशिंग का पोटेंशियल कहाँ पे है और अगर कोई डिजास्टर आने वाला है तो उसकी अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगी, ये जेमिनी डिवाइस है। ठीक है, गगन क्या है, देखो इट स्टैंड्स फॉर, गगन की फुल फॉर्म क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में इसरो के द्वारा। ये सिस्टम है ताकि हम जो अपना एक्यूरेसी है ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को उसको इम्प्रूव कर सकें। ये पहला टाइम है वर्ल्ड में विच हैज़ बीन सर्टिफाइड फॉर अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस ऑपरेटिंग इन द इक्वेटोरियल आयोनोस्फीयर रीजन। ये क्या करते हैं, इसके अंदर 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, दैट इज GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, और ये इंडियन ओशन को पूरे कवर करती है और साथ में क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के भी एंटायर एरिया को कवर करती है। रिसेंटली क्या रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिस किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा डेवलप किया है, जो हेल्प करती है टू मॉनिटर प्रिसाइज स्पीड्स एंड द मूवमेंट्स थ्रू आउट द जर्नी एंड यूजेस गगन टू ट्रांसमिट सिग्नल। अब जेमिनी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जेमिनी से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनर में क्या कर सकते हैं, जो भी इमरजेंसी के टाइम इन्फॉर्मेशन है उसे हम स्प्रेड कर सकते हैं और जो भी डिजास्टर वार्निंग्स होती हैं उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो पोटेंशियल फिशिंग जोन्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं और जो ओशन स्टेट फोरकास्ट है वो सब पता लगा सकते हैं किसको, और फिशरमैन को इन सब की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया जेमिनी, ये डेवलप किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा डेवलप किया है। ये ऑटोनोमस बॉडी किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने क्या किया, इसे डेवलप किया। ये देखो ये क्या करेगा, देखो जेमिनी डिवाइस करेगा, गगन सैटेलाइट है उससे सिग्नल लेगा, ठीक है, और उस सिग्नल को लेके क्या है, जो फिशरमैन के जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है वहां तक उसे पहुंचाएगा। ठीक है, दिस डिवाइस रिसीव्स एंड ट्रांसफर द डाटा रिसीव फ्रॉम गगन सैटेलाइट टू अ मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन से क्या है, वो डाटा को ट्रांसफर करेगा। इससे क्या होगा, हम जो हमारा ब्लू रिवोल्यूशन है उसका हम अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन किसके कहने पे आया था, मीना कुमारी कमेटी के कहने पे आया था। इसकी रिकमेंडेशन यही थी कि किस तरह से हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम किसे बोलते हैं, जो सी होता है बिटवीन 22 एंड 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है पोटेंशियल फिशिंग जोन 4 का, ये न्यूली है जिसको डेवलप किया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और साथ में ये क्या करेगी, जो भी पोटेंशियल फिशिंग जोन की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो फिशरमैन्स को प्रोवाइड करेगी एडवांस में, 3 दिन एडवांस में। करंटली के जो सैटेलाइट बेस्ड पोटेंशियल फिशिंग जोन है एडवाइजरीज आर मेड अवेलेबल बाय इन कॉइस ऑन डेली बेसिस इन लोकल लैंग्वेज टू द फिशिंग कम्युनिटी। देखो पोटेंशियल फिशिंग जोन से क्या होता है कि हम जो फिशेज हैं वो ज़्यादा नंबर में कैच कर सकते हैं, मतलब कि
2 से ज़्यादा 5 टाइम ज़्यादा हम कर सकते हैं, और जो सर्च टाइम होता है उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं 30 to 70%, जिस वजह से क्या है हम अपना जो फ्यूल की कॉस्ट है उसे भी कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं इंडिया डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अभी क्या है, इंडिया प्लान कर रहा है कि जो उसके स्पेस में अपनी जितनी सैटेलाइट्स हैं उन्हें क्या कर सके, ट्रैक कर सके या फिर कम्युनिकेशन कर सके। तो इसमें क्या है, इंडिया अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा उसके लिए, दैट इज़ द इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडिया प्लान्स फॉर इट्स, ताकि वो स्पेस टू स्पेस ट्रैक कर सके, कम्युनिकेशन कर सके अपने स्पेस एसेट्स के लिए। इसलिए क्या करेगा, इंडियन न्यू सैटेलाइट सीरीज को पुटअप करेगा जिसका नाम है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अभी इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है क्या, देखो इसमें मेनली 2 सैटेलाइट्स होंगे जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस की जाएंगी, ताकि और ये इनेबल करेगा कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेट कर सके और डाटा को भी ट्रांसफर कर सके। इससे क्या होएगा, हम रियल टाइम मैनर में क्या कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि जो स्पेस में कोई सैटेलाइट है उसने कुछ डिटेक्ट किया या कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकती है, एकदम से रियल टाइम मैनर में क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, भेज देगी। ठीक है, और हम उसे रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट, इन पर्टिकुलरली उन सैटेलाइट्स की जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में है, विच हैव लिमिटेड कवरेज ऑफ अर्थ। इससे क्या होगा, हम जो भी हमारे लॉन्चेस होंगे, जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट, उन्हें हम मॉनिटर कर पाएंगे। और साथ में क्योंकि फ्यूचर में हम गगनयान मिशन भी भेजने वाले हैं, तो उन क्रू मेंबर्स के लिए भी बेनिफिट होगा, ताकि वो साथ के साथ क्या कर सके, जो भी वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसको डायरेक्टली क्या कर सके, भेज सकें। ये इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द स्पेस टॉकिंग स्पेस स्टेशन एज वेल एज डिस्टेंट एक्सपीडिशन टू मून, मार्स एंड वीनस। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो हम डिपेंडेंट ज़्यादा ग्राउंड स्टेशन पे, उसकी डिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा इन ट्रैकिंग सैटेलाइट। फर्स्ट सैटेलाइट जो इसकी होगी वो 2020 के एंड तक भेजी जाएगी, और जो दूसरी सैटेलाइट है उसको 2021 में हम भेजेंगे। इंडिया इसमें कामयाब हो गया तो यूएस, चाइना, जापान, यूरोप के बाद इंडिया 5th कंट्री हो जाएगी जिसके बाद अपना डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम होगा। ठीक है, अगली न्यूज़ में पढ़ते हैं कार्टोसैट 3। इसरो ने भी सक्सेसफुल लॉन्च किया कार्टोसैट 3, और इसके साथ 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी हैं। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। कार्टोसैट 3 क्या, देखो ये 3rd जनरेशन एगाइल एडवांस सैटेलाइट सिस्टम है। इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी है, मतलब कि ये मेनली क्या करना है, हमने अर्थ को ऑब्जर्व करना है। अब अर्थ को हम कब से कब ऑब्जर्व कर पाएंगे, जब हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिजोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है कि ये ज़्यादा ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी है इसकी। ये जो मिशन लाइफ है इसकी कितनी है, 5 साल की है। इससे पहले क्या हमने ऑलरेडी मतलब भेज चुके हैं कार्टोसैट 3, इससे पहले हम ऑलरेडी कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2 और भी कार्टोसैट 2 ऐसे कुछ सीरीज है उनको भेज चुके हैं, लेकिन उसके बाद हम और भी सैटेलाइट भेजेंगे। कार्टोसैट 3A 3B नेक्स्ट ईयर भेजेंगे। जो इसका ऑर्बिट टाइप है, मतलब ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है। ये 509 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हमने भेजी है। सन सिंक्रोनस मैंने आपको बता दिया कि ये मेनली पोलर ऑर्बिट में क्या करेगी, ऑर्बिट करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, इस तरह से ऑर्बिट करेगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे अर्थ सरफेस हमेशा इल्यूमिनेट मतलब कि लाइट अप रहता है सन से। ठीक है, लॉन्च व्हीकल क्या है, देखो लॉन्च व्हीकल आपको कहीं पता होना चाहिए, पूछ रहे थे, PSLV C-47 है। इसको हम नेविगेट कर सकते हैं, विक्रम प्रोसेसर की हेल्प से नेविगेट हो जाएगा। जो विक्रम प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है, इससे जो क्या रॉकेट नेविगेट होएगा, गाइडेंस उसको मिलेगी, कंट्रोल कर सकेंगे, एंड ऑल्सो फॉर द जनरल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या होगा, जो इंक्रीज यूजर्स डिमांड है, लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग, रूरल स्केल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोस्टल एंड यूज एंड लैंड कवर, इन सब का हम जो चीज़ें हैं या फिर जो हमारी डिमांड्स हैं हम पूरी कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स है उसमें भी कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेगा, जैसे साइक्लोन और फ्लड मैपिंग मॉनिटरिंग में, लैंडस्लाइड मैपिंग मॉनिटरिंग में, एग्रीकल्चर ड्रॉट में, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, इन सब में हेल्पफुल रहेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड, और कहीं ना कहीं जो मिलिट्री है उनकी भी हमारी हेल्प करेगी। कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या, जो कार्टोसैट सैटेलाइट्स हैं, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। ये मेनली हम लार्ज स्केल मैपिंग, मतलब जो अर्थ की लार्ज स्केल मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं थ्रू हाई रेजोल्यूशन कैमरा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ये हाई रेजोल्यूशन है जिसकी कैपेबिलिटी है कि अर्थ को क्या कर सके, इमेज कर सके। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये करती है कोई भी जो चेंजेस होते हैं नेचुरल जियोग्राफिक या फिर मैनमेड फीचर्स में, उसे डिटेक्ट करती है। इससे पहले हमने ऑलरेडी कार्टोसैट 1 को 2005 में लॉन्च किया था, कार्टोसैट 2 को हमने 2007 में लॉन्च किया था। ये भी इमेजिंग रेजोल्यूशन था जब इसने 1 मीटर से इमेज रेजोल्यूशन बढ़ाया था। फिर उसके बाद हमने 6 मोर स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, कार्टोसैट 2A से 2F। ये मेनली हमने मिलिट्री पर्पज़ के लिए भेजे थे। कुछ और सैटेलाइट जो हमने कार्टोसैट 3 के साथ भेजा, मैंने बोला कि 13 और नैनो सैटेलाइट भेजी है, उनके बारे में देख लेते हैं। जो 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट भेजी हैं वो मेनली USA की हैं। ठीक है, जिसे सक्सेसफुली इंजेक्ट किया गया है डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में। देखो इसके अंदर 13 के अंदर एक 12 सुपर डॉग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको नाम फ्लोक 4 भी बोला, और एक सैटेलाइट के कम्युनिकेशन टेस्ट बेड सैटेलाइट है, किसे मैश बेड बोला गया। दीज सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड अंडर कमर्शियल अरेंजमेंट विद द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अभी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के ये कमर्शियल आर्म है इसरो। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
आगे बढ़ते हैं राइट साइड 2BR1। देखो अभी क्या PSLV ने अपनी गोल्डन जुबली मनाने के लिए क्या किया है, एक राइट साइड 2BR1 और साथ में 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट्स को कहाँ भेजा है, श्रीहरिकोटा से ऑर्बिट में भेज दिया है। दैट इज़ द किससे भेजा है, PSLV C48 से भेजा है। देखो राइट साइड 2BR1 है कि ये सेकंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, राइट साइड 2B सीरीज़ का ही है और साथ में कार्टोसैट 3 का एक पार्ट है। इससे क्या करेंगे, हम जो इंडिया की जो अर्थ इमेजिंग कैपेबिलिटीज है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। राइसेट 2B1 का क्या है, पावरफुल रिजोल्यूशन है और ये क्या करता है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस का, उन्हें इतना मतलब कि रिजोल्यूशन कर देता है या इतना उनकी इमेजिंग कर देता है कि हम उसमें 5 to 10 किलोमीटर तक क्या है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर जो है राइसेट सैटेलाइट के अंदर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। इस वजह से क्या होता है, हम अर्थ के पिक्चर्स डे के टाइम और नाइट के टाइम दोनों टाइम ले सकते हैं और इवन की क्लाउडिंग कंडीशन में भी हम ले सकते हैं। इस सैटेलाइट से हमें क्या हेल्प मिलेगी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोस्टल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें ये क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा। और कोई भी हम सर्वेलेंस मतलब कि बॉर्डर सर्वेलेंस है वहाँ पे भी हम इसको निगरानी लगा सकते हैं। इसकी जो मिशन लाइफ है वो भी 5 साल की है। पहले भी कभी इसरो ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी राइसेट 2 सैटेलाइट भेजी गई हैं। 2009 में राइसेट 2 भेजी थी, वो इसराइल ने बिल्ड करी थी। फिर 2012 में राइसेट 1 भेजी थी। राइसेट जो 1 है वो अभी ऑपरेशनल में नहीं है, जबकि जो राइसेट 2 है एक मिलिट्री सैटेलाइट था जिसको हमने फास्ट ट्रैक किया था जब मुंबई टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था, टू बूस्ट सर्विलेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यू स्पेस इंडिया। अभी क्या इसरो ने अपना इनोग्रेट किया एक कमर्शियल आर्म, दैट इज द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलोर में। गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बेंगलोर में खुला है। ठीक है, देखो वैसे तो इसरो का हर एक मिशन अपने में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इसलिए हमने लाया है ताकि हम क्या कर सकें, जो भी इसरो डेवलपमेंट, इसरो जो भी रिसर्च डेवलप करती है उसे कमर्शियली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अभी जो इसकी कैपिटल है इनिशियली इसको 10 करोड़ है, बाकी जो शेयर कैपिटल है इसकी 100 करोड़ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को पार्टिसिपेट कराया जाए। ठीक है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया गया है इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी। ये क्या इसका ये काम क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी और प्रोड्यूस करेगी किसे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये क्या करेगी, जो भी कमर्शियल ग्लोबली इतना मतलब कि डिमांड है SSLV की, दैट इज द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनकी डिमांड्स को क्या करेगी, पूरा करेगी बाय प्रोवाइडिंग सैटेलाइट बिल्डिंग एंड द सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग कुछ सब सिस्टम्स को भी सप्लाई करेगी फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल एप्लीकेशन नीड। अब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एंट्रिक्स क्या, देखो एंट्रिक्स क्या है, ये इसरो की कमर्शियल आर्म है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये क्या प्रमोट करती है मार्केट को कमर्शियली द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इमेनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। 2018 में इस कंपनी को, दैट इज द एंट्रिक्स कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अदर इसरो मिशन जो छोटे छोटे हैं उनको कवर करेंगे, नासा मिशन और जो अदर कंट्रीज़ के जो मिशन हैं हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।